ध्यान ध्यान दो। ए लड़की लिखना बंद करो, यहाँ ध्यान दो। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 6 में जनन में आज हम लोग पढ़ रहे हैं मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। कल हम लोग पढ़े थे नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन के बारे में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। मादा मतलब स्त्री, मादा मतलब स्त्री। इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या कह रहा है इसे। मादा का जनन अंग नर के जनन अंग से काफी जटिल संरचना है। मतलब नर का जो जनन अंग है वो एकदम सरल संरचना है, लेकिन मादा का जो जनन अंग है वो क्या है, काफी जटिल है। मादा का जनन अंग के प्रमुख अंग भाग लेते हैं। मादा के जनन अंग में बहुत सारे अंग भाग लेते हैं, उसमें कुछ प्रमुख अंग है जिसका हम लोग नाम जानते हैं। पहला है अंडाशय। पहला हमारा क्या है, अंडाशय। तो यह मादा का प्रथम लैंगिक जनन अंग होता है। मादा का प्रथम लैंगिक जनन अंग क्या होता है, अंडाशय। और नर का प्रथम लैंगिक जनन अंग कौन होता है, वृषण। उसी को हम लोग शुक्राणु, वृषण में ही क्या होता है, शुक्राणु होता है। तो याद रखेंगे यह मादा का प्रथम लैंगिक जनन अंग क्या हो, जनन अंग कौन सा है, अंडाशय, जिसकी संरचना अंडाकार संख्या एक जोड़ी होती है। इसकी संख्या क्या होता है, अंडाकार होता है, और इसकी संख्या क्या होता है, एक जोड़ी होता है। जो यह देख रहा है यही है हमारा क्या, अंडाशय। ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर एगो और यहाँ पर एगो, यही मेरा क्या है, अंडाशय। एक जोड़ी मतलब दो होता है, एक जोड़ी मतलब दो होता है, जो उत्तर गुहा के अंदर स्थित होता है। अंडाशय की बाहरी पर एपीथीलियम ऊतक का बना होता है। अंडाशय किस ऊतक का बना होता है, तो याद रखेंगे एपीथीलियम ऊतक का बना होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा अंडाशय किस ऊतक का बना होता है, तो एपीथीलियम ऊतक का बना होता है। जबकि अंदर वाला भाग संयोजी ऊतक का, और अंडाशय के अंदर वाला भाग किस ऊतक का, संयोजिक ऊतक का बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रेमा कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रेमा। अंडाशय का प्रमुख कार्य अंडाणु का निर्माण करना, बहुत यहाँ जरूरी की चीज है। अंडाशय का प्रमुख कार्य क्या होता है, अंडाणु का निर्माण करना। पूछेगा अंडाणु का निर्माण कौन करता है, तो अंडाशय। अंडाणु का निर्माण कौन करता है, तो अंडाशय। अंडाणु का निर्माण कौन करता है, तो अंडाशय। तथा हार्मोन का स्राव करता है। तो मतलब मादा में कौन सा हार्मोन का स्राव होता है, प्रोजेस्टेरोन। और अति नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। अब हम लोग जानते हैं दूसरा फैलोपियन नलिका के बारे में। फैलोपियन नलिका यह भी मादा के प्रमुख अंग है। यह गर्भाशय के ठीक ऊपर, यह गर्भाशय के ठीक ऊपर अगल बगल में स्थित होता है। तो देखिए यही है फैलोपियन गर्भाशय। यहाँ हमारा यह गर्भाशय वाला ये सिंबल है, इसके ठीक ऊपर यही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन नालिका, या इसी को बोलते हैं अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। यह गर्भाशय के ठीक ऊपर अगल बगल में स्थित होता है, जिसकी संख्या भी एक जोड़ी होती है। इसकी भी संख्या क्या होता है, एक जोड़ी, एक इधर है और एक इधर होता है। मादा का निषेचन की क्रिया इसी से संपन्न होता है। मादा का जो भी निषेचन की क्रिया होता है वह किससे संपन्न होता है, तो फैलोपियन नालिका से। पूछेगा मादा का निषेचन किस क्रिया से संपन्न होता है, तो फैलोपियन नालिका से संपन्न होता है। फैलोपियन नालिका का एक सिरा गर्भाशय के दीवार से, जबकि दूसरा सिरा अंडाशय के बगल में अंगुली नुमा संरचना बनाती है। देखिए यह आपको अंगुली के जैसन संरचना बनाती है, यही संरचना बनाती, मतलब जिसे हम लोग झालर भी कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, झालर कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य अंडाणु को पकड़ना होता है। यही हमारा क्या है, अंडाणु, अंडाशय में अंडाणु होता है और इसी को क्या करता है, झालर के रूप में इसको पकड़ता है।
आप समझते हैं फैलोपियन नालिका की लंबाई 10 सेंटीमीटर होता है। फैलोपियन की नालिका की लंबाई क्या होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। अब हम लोग जानते हैं गर्भाशय के बारे में। अब तीसरा प्रमुख अंग कौन है? गर्भाशय। इसे बचदानी भी कहा जाता है। ठीक है, जिस स्त्री का बच्चा मतलब बच्चा नहीं पैदा होता है तो उसको क्या कहा जाता है कि उसकी बचदानी खराब है, तो बार बार वो अपनी बचदानी को साफ करवाता है, डॉक्टर के यहीं पर जाए उचित है। ठीक है, तो इसे बचदानी भी कहा जाता है, जिसकी बचदानी भी कहा जाता है, जिसकी संरचना मांसल त्रिभुजाकार होता है। जिसकी संरचना कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। देखिए यही गर्भाशय हमारा, यही त्रिभुज के जैसा आकार बना रहता है। ठीक है, त्रिभुजाकार होती है। इसकी चौड़ा भाग के ऊपर की ओर होता है, जिसे दोनों किनारों पर फैलोपियन नालिका स्थित होता है। इसके ऊपर ठीक कौन सा नालिका है? फैलोपियन नालिका यहाँ पर स्थित होता है। जबकि इसका निचला भाग संकरा होती है, जिसके गर्भाशय गिरवा भी कहते हैं। इसके बीचों बीच एक छोटा छिद्र होता है, इसी के सहारे शुक्राणु प्रवेश करता है। देखिए इसके यह पूरा है, इसके बीच में यह छोटा छिद्र होता है, इसी के सहारे शुक्राणु इसमें प्रवेश करता है। और कोई व्यक्ति, जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है। अब हम लोग जानते हैं योनि के बारे में। तो यह मांसल नलिकाएं संरचना होती है, यह मांसल नलिकाएं की संरचना होती है। इसकी औसत लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होता है। यही यहाँ वाला भाग जो होता है हमारा योनि होता है। और इसकी लंबाई कितना से कितना? 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। इसके दीवार पेशीय ऊतक का बना होता है। पूछेगा योनि का दीवार किस ऊतक का बना होता है? तो पेशीय ऊतक का बना होता है, जिस पर छोटी छोटी ग्रंथियों कहा जाता है, जिसे बल्बोरिथम ग्रंथि भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसमें चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। इससे किस चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, जो योनि को क्या करता है? मुलायम रखता है। अब हम लोग जानते हैं निषेचन के बारे में। प्रमुख अंग निषेचन। यह नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक मतलब पुरुष का यह शुक्राणु और मादा का अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु का संयोजन मतलब सम्मेलन या सुगमन ही निषेचन कहलाता है। ठीक है, जब तक मतलब पुरुष का शुक्राणु और मादा का अंडाणु जब तक आपस में संलग्न नहीं होगा, तब तक ले निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगा और गर्भधारण नहीं हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं बहुत ही मासिक चक्र। ठीक है, मासिक चक्र को ही मासिक धर्म बोलते हैं, या इसको मासिक स्राव भी बोलते हैं। तो स्त्रियों में यौनारंभ सामान्यतः 10 से 12 वर्ष की आयु में होता है। स्त्री माने कि यौवन आरंभ हो जाता है, मतलब वह किशोरावस्था में पहुंचने लगता है। जैसे वो बालिका अवस्था में 10 से पहले रहेगा, 10 से बाद जब ये प्रवेश करेगा तो किशोरावस्था मतलब उसको गांव देहात में उसको जवानी चढ़ गया कहता है उसको। 10 से 12 वर्ष की आयु में होता है, अर्थात इस उम्र में नारी में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है तथा आंतरिक जननांगों में कुछ चक्रीय क्रियाएं होने लगती है। इसी को हम लोग मासिक धर्म करते हैं। मासिक चक्र 28 दिनों तक चलता है, फिर उसके बाद पुनरावृत्ति होता है, फिर 28 दिनों तक फिर चलता रहता है। तो यह मादा जनन अंग का बहुत ही प्रमुख अंग था, जो जानना एकदम जरूरी था। जिसे नर हम लोग जानते हैं, हम लोग अब सियान हो रहे हैं, तो हम लोग को इस सब चीज की नॉलेज होना भी जरूरी है। विशेष जानकारी के लिए आप किताब पढ़िएगा, ज्यादा जानकारी खोल के बतलाना उचित नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसको ज्यादा जानकारी लेना है, समझना है, तो इसके बारे में इसको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में इस उम्र में बहुत सारा बदलाव आता है। ठीक है, अपने आप देखेगा दाढ़ी मूछ आने लगता है, कहीं कहीं बाल आने लगता है, तो वो कैसे हो जाता है, क्या होता है, क्या क्रिया है, ये सब क्या कैसा हो रहा है। बहुत बच्चा को उत्सुक जानता है कि कैला ये सब हमारे शरीर में हो रहा है। तो ये सब को जानने के लिए, आपको विशेष जानकारी पाने के लिए आप इसको बुक का पढ़ाई कीजिए, समझिए इसके बारे में, तो आपको और जब बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगा।
ठीक है, इसको आप लोग घर से याद करके पढ़ के आइएगा। और समझिए, आपको सेंचुरी पेपर पर या आपको मादा जननांग और नर जननांग दोनों का अलग अलग ड्राइंग करके लाना है यहाँ पर।